पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर आज 19 जून की सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। पहले 2 घंटे यानी कि 9 बजे तक का वोटर टर्नआउट सामने आ गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार अब तक लुधियाना पश्चिम सीट पर 8.5% वोटिंग हुई है। पंजाब में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव को लेकर जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज गुजरात की 2 सीट विसावदर और कड़ी एवं पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान है। वहां की जनता से अपील है कि वो मतदान जरूर करें, ईमानदार और काम करने वाले लोगों को चुनें। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने अपने परिवार के साथ वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लुधियाना के निवासियों को अपने वोट से अधिकार को जानना चाहिए और बिना किसी लालच या डर के अपना वोट डालना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपनी 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर तमाम कांग्रेसी नेता और अन्य सहयोगी दलों ने उन्हें इस खास अवसर की शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी उनके जन्मदिन की खास अंदाज में बधाई दी। सपा नेता ने उन्हें समावेशी राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और सौहार्दपूर्ण समावेशी समायोजनकारी संग्राम सामाजिक राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच अच्छा तालमेल दिखाई देता है। लोकसभा सदन से लेकर तमाम मंचों पर दोनों नेताओं की दोस्ती देखी जा सकती है। बता दें कि सपा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली। सपा इस चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस ने भी 6 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक रायबरेली की सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। अहमदाबाद में 12 जून को हुई विमान दुर्घटना के बाद राहत बचाव कार्य में लगे शुरुआती लोगों में शामिल राजेश पटेल यहां से शवों और कई घायलों को एम्बुलेंस तक छोड़ने के तुरंत बाद घटनास्थल पर वापस आए और सुलगते हुए मलबे में खोजबीन शुरू करने लगे। 57 साल के राजेश पटेल ने बताया कि उन्होंने घातक विमान दुर्घटना स्थल से लगभग 70 तोले सोने के आभूषण, 50,000 रुपए और कुछ अमेरिकी डॉलर एकत्र किए और पुलिस को सौंप दिए। दुर्घटना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर रहने वाले पटेल ने जब जोरदार धमाका सुना और आग का गोला आसमान में उठता देखा तो वो शहर के शाहीबाग क्षेत्र में अपने रिश्तेदार द्वारा संचालित निजी अस्पताल की एक एम्बुलेंस में सवार हो गए। पटेल और अन्य स्वयंसेवकों के पास कोई स्ट्रेचर नहीं था, इसलिए उन्होंने शवों और घायलों को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए पुरानी साड़ियों, चादरों और बोरों का इस्तेमाल किया। बचाव अभियान पूरा होने के बाद पटेल ने एयर इंडिया विमान में सवार लोगों के सामान और अन्य सामग्री को बचाने का काम शुरू कर दिया था। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहाना बने रहने की उम्मीद है। इस बीच दिल्ली वालों के लिए 18 जून का दिन प्रदूषण के मामले में बेहद ही राहत भरा रहा था। पिछले करीब 8.5 महीने में राजधानी में सबसे साफ हवा रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को AQI गिरकर 81 पर आ गया और दिल्ली में बीते 261 दिनों में सबसे साफ हवा दर्ज की गई। दिल्ली के मौसम में बदलाव की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। पिछले साल सितंबर के महीने में दिल्ली में सबसे साफ हवा दर्ज की गई थी। 29 सितंबर 2024 को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 76 अंक रिकॉर्ड किया गया था, जिसे संतोषजनक कैटेगरी में रखा जाता है। बिहार में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। आए दिन आपराधिक घटनाओं की सूचना सामने आती रहती है। इस बीच राजधानी पटना के एक पॉश इलाके में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। आज पोलो रोड गोलियों से तड़तड़ाहट से गूंज गया। अपराधियों ने एक गाड़ी चलाने वाले युवक पर फायरिंग की, जिसमें निशाना चूकने के कारण वो बाल बाल बच गया। युवक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही सचिवालय थाना मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। चिंता की बात यह है कि जहां अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बेहद नजदीक है। गौरतलब है कि बीते कुछ महीने में पटना सहित पूरे बिहार में आपराधिक घटनाओं में काफी इजाफा देखने को मिला है। पटना में ही फायरिंग की कई घटना सामने आ चुकी है। पिछले महीने तो मुख्यमंत्री आवास के चंद मीटर की दूरी पर हवाई फायरिंग करने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। विपक्षी दलों के द्वारा भी इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है। यही कारण है कि राजधानी पटना सहित कई अन्य जिलों के एसपी का तबादला किया गया। हालांकि इससे कोई फायदा होते दिख नहीं रहा है। बिहार के बक्सर में राजपुर प्रखंड के अकबरपुर पंचायत के अहियापुर गांव में ट्रिपल हत्याकांड के 24वें दिन
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। परिवार न्याय मांग रहा है, सरकार सोई हुई है। सरकार का कोई भी व्यक्ति पीड़ित परिवार से आज तक मिलने नहीं आया और न ही न्याय का कोई भरोसा दिलाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर स्पष्ट हो रहा है कि कोई इनकी नहीं सुन रहा। नीतीश की सरकार में सुनवाई और कार्रवाई इनके राज में खत्म हो गई है। हमने सभी पीड़ित परिजनों से मिलकर उनकी बात सुनी। परिवार के लोगों का कहना है कि न्याय चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है वो अभी भी न्याय की उम्मीद किए हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि इसमें पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के बीश वेशा शहर के स्थित सोरोका अस्पताल पर सीधा हमला किया, जिससे अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। अस्पताल के कई हिस्सों में व्यापक क्षति हुई है। कांच और मलबा बिखर गया और कई लोग घायल हुए, जिनमें एक 60 वर्षीय व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोरोका मेडिकल सेंटर दक्षिणी इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। उन्होंने जनता से फिलहाल अस्पताल न आने की अपील की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ईरान के आतंकी शासकों ने सोरोका अस्पताल और देश के मध्य क्षेत्र में नागरिकों पर मिसाइलें दागी। हम तेहरान के इन अत्याचारियों से पूरी कीमत वसूल करेंगे। इजराइल के विदेश मंत्रालय और रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने भी इस हमले की पुष्टि की, जिसमें कई अन्य नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल और ईरान के बीच 7वें दिन भी जारी सैन्य संघर्ष का हिस्सा है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के अराक वाटर रिक्वेटर पर हमला किया, जिससे ईरान ने खाली करा लिया था, इसलिए कोई रेडिएशन खतरा नहीं बताया गया। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को नष्ट करने को अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कानपुर के घाटमपुर के कुष्मांडा देवी मंदिर के पास चाट और पानी बताशे बेचने वाले दो दुकानदारों के बीच ग्राहकों को अपनी ओर खींचने को लेकर बहस शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने लाठी डंडे उठा लिए। देखते ही देखते ये झगड़ा हिंसक हो गया। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इस मारपीट में शामिल हो गईं। इस घटना को देखकर लोगों को बागपत के मशहूर चाट युद्ध की याद आ गई। किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोग एक दूसरे पर लाठियां और पत्थर बरसा रहे हैं। कुछ लोग मार खा कर गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमला करना नहीं छोड़ रहे। कोई बाल पकड़कर खींच रहा तो कोई पत्थर मार रहा। ये नजारा 2021 में बागपत के उस चाट युद्ध जैसा है, जिसमें एक घुंघराले बाल वाले व्यक्ति ने अपनी मारक क्षमता से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह घटना बागपत के उस चाट युद्ध से मिलती जुलती है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। कानपुर का ये ताजा मामला भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं।